नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका मित्र गौतम आपके अपने चैनल द कानून वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज ये हमारा पार्ट 3 है उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 का। चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस। पुलिस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य में पुलिस बल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्य सरकार का अधिकार है। धारा 3 के अंतर्गत महानिर्देशक की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्य सरकार करती है। धारा 4 के अंतर्गत जिले की पुलिस का नियंत्रण किसके हाथों में होता है? तो किसके हाथों में होता है? एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के हाथों में। धारा 4 के अंतर्गत एसपी किसके अधीन कार्य करता है? तो वो किसके अधीन करता है? जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के अधीन काम करता है। तो वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के पद पर अनिवार्य है। धारा 5 के अनुसार किन किन पदों की नियुक्ति की जा सकती है? तो उसमें से इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पदों की नियुक्ति की जा सकती है। पुलिस अधिनियम में पुलिस बल किस प्रकार की शक्ति घोषित की गई है? तो सशक्त बल के रूप में उसे घोषित किया गया है। धारा 7 के अनुसार पुलिस कर्मियों के वेतन व नियम किसके अधीन है? तो वो राज्य सरकार के अधीन है। पुलिस बल की शपथ किस धारा में उल्लिखित है? तो धारा 6 में पुलिस बल की शपथ के बारे में उल्लिखित किया गया है। धारा 6 शपथ लेने का उद्देश्य क्या है? तो कर्तव्य का निष्ठापूर्ण पालन करना। पुलिस के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां क्या क्या है? आइए हम ये देखते हैं। धारा 23 के अनुसार पुलिस का मुख्य कार्य क्या होगा? कानून व्यवस्था बनाए रखना। धारा 23 के तहत अपराध की सूचना कौन देगा? तो पुलिस अधिकारी देगा। धारा 23 में पुलिस को किसके विरुद्ध सतर्क रहना है? तो अपराधियों और संदिग्ध के विरुद्ध सतर्क रहना है। धारा 23 के अनुसार पुलिस को जनता से क्या अपेक्षित है? तो सहयोग और सूचना। धारा 24 किससे संबंधित है? धारा 24 के अंतर्गत पुलिस को किसका पालन करना आवश्यक है? तो वो वैध आदेशों का पालन करना आवश्यक है। धारा 25 के अनुसार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है? तो क्या है? अपराधियों और संदिग्धों की जानकारी देना। धारा 27 का उद्देश्य क्या है? अभियुक्त को मजिस्ट्रेट की समक्ष पेश करना धारा 27 का उद्देश्य है। धारा 28 किस विषय से संबंधित है? तो पुलिस बल का प्रशिक्षण व दक्षता से संबंधित है। धारा 29 का उल्लेख करने वाले पुलिसकर्मियों को क्या दंड दिया जाएगा? तो वो जुर्माना व कारावास दोनों हो सकता है। पुलिस अधिकारियों से संबंधित किस विषय पर है? तो निलंबन के विषय पर। पुलिस की शक्तियां क्या क्या होंगी? आइए हम देखते हैं। धारा 30 किससे संबंधित है? जुलूस व सार्वजनिक सभाओं का नियमन। धारा 30 के अंतर्गत जुलूस के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? तो जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है या पुलिस की। धारा 30A में क्या प्रावधान किया गया है? हथियार लेकर जुलूस में भाग लेना वर्जित है, यानी हथियार लेकर आप जुलूस में नहीं आ सकते हैं। धारा 31 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सड़क पर अवरोध रोकना व शांति बनाए रखना। धारा 32 पुलिस को कौन सी शक्ति देती है? तो भीड़ को तितर बितर करने की शक्ति देती है धारा 32। धारा 33 किस प्रकार की शक्ति देती है? तो सार्वजनिक स्थानों पर अवरोध हटाना। धारा 34 पुलिस किस प्रकार के आदेश दे सकती है? तो वो विशेष परिस्थिति में सुरक्षा हेतु आदेश दे सकती है। धारा 34(1) का क्या उद्देश्य है? अवैध सभाओं पर कार्यवाही। धारा 35 किस प्रकार के अपराध पर लागू होती है? तो आदेश का उल्लंघन पर धारा 35 लागू होती है। धारा 36 किसे पुलिस बल पर नियंत्रण देती है? तो वो जिला मजिस्ट्रेट को पुलिस बल पर नियंत्रण देती है। अनुशासन व दंड। धारा 21 का विषय क्या है? तो सेवा व बर्खास्ती। धारा 22 किस पर लागू होती है? तो अनुशासनात्मक कार्यवाहियों पर यह लागू होती है। धारा 29 में दंड के अंतर्गत अधिकतम सजा क्या है? तो वो
3 माह तक व जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। धारा 30A का उल्लंघन करने वाले को किस प्रकार की सजा मिलती है? तो उसे जुर्माना व कारावास दोनों सजाएं मिलती हैं। धारा 35 के तहत सजा का प्रकार क्या होगा? तो वो जुर्माना होगा धारा 35 के तहत। धारा 37 किसे भीड़ हटाने को शक्ति देती है? तो मजिस्ट्रेट को ये शक्ति देती है, भीड़ हटाने की शक्ति। धारा 42 किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार को नियम बनाने के अधिकार से संबंधित है धारा 42। धारा 45 किसे व्याख्या कर अधिकार देती है? तो वो राज्य सरकार को धारा 45 व्याख्या का अधिकार देती है। धारा 46 का उद्देश्य क्या है? अधिनियम को निरस्त करने की शक्ति। धारा 46 या अधिकार या उद्देश्य है धारा 46 में। यह अधिकार केवल राज्य सरकार को ही है। धारा 46 किससे अधिकार देती है? तो राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वह इस अधिनियम को समाप्त भी और निरस्त भी कर सकती है। पुलिस अधिनियम 1861 में पुलिस किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होती है। पुलिस अधिनियम 1861 का स्वरूप कैसा है? तो वो है औपनिवेशिक नियंत्रण वाला स्वरूप है। इस अधिनियम का उद्देश्य जनता की सेवा तथा भारत में पुलिस अधिनियम की विरासत किस रूप में है? तो वो औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था के रूप में है। धारा 23 पुलिस बल की रीढ़ क्यों मानी जाती है? तो इसमें सभी कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धारा 30 किस प्रकार की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है? तो सभा और जुलूस की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है धारा 30। पुलिस अधिनियम की धारा 6 शपथ किसे दिलाई जाती है? तो नए पुलिस अधिकारियों को धारा 6 की शपथ दिलाई जाती है। धारा 7 क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें वेतन व सेवा नियम तय होते हैं धारा 7 में। धारा 20, 21, 22 किस विषय से संबंधित है? तो वो अनुशासन, निलंबन और बर्खास्ती से संबंधित ये तीनों धाराएं हैं। पुलिस अधिनियम 1861 का चरित्र किस प्रकार की पुलिस प्रणाली का आधार है? तो वो है औपनिवेशिक और नियंत्रण आधारित प्रणाली पर आधारित है। आज का हमारा क्लास यहीं तक रहेगी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपके आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और चैनल को लाइक, शेयर कर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल